नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। नगर निगम चुनाव की तैयारी को धार देने के लिए कांग्रेस ने प्रत्येक जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन करने का फैसला किया है और इसमें वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। 5 में 14 मार्च तक सभी जिलों में सम्मेलन आयोजित कर कार्यकर्ताओं से निगम चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। उनसे सुझाव लेकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अलग अलग स्थानों पर नेता बैठकर इस पर मंत्रणा कर रहे हैं और बैठक जारी है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन व पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने अलग अलग जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि लोग बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं। अनिल भारद्वाज ने कहा, भाजपा और आम आदमी पार्टी से निराश दिल्ली वासी अब कांग्रेस की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। दिल्ली सरकार और नगर निगम दिल्ली वासियों की समस्याएं हल करने में विफल रही हैं। विकास कार्य ठप है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जिला सम्मेलन के माध्यम से वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं तक अपनी बात पहुंचा सकेंगे। कार्यकर्ता भी अपने सुझाव पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने रख सकेंगे। इससे पार्टी नेतृत्व को स्थानीय मुद्दों की जानकारी मिलेगी, जिससे निगम चुनाव की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी और संगठनात्मक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सीधे दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से नगर निगम के चुनाव को लेकर के अब कांग्रेस बेहद सक्रिय नजर आ रही है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। जिलों में जिस तरीके से ब्लॉक लेवल पर कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही जा रही है, चुनाव के अगर जिक्र करें तो नगर निगम के चुनाव कब हैं और किस तरीके से अन्य दल भी इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से 2022 के जो चुनाव नगर निगम के चुनाव हैं वो अब होने वाले हैं, यानी कि अप्रैल के अंदर बताई जा रही है कि अप्रैल के अंदर ये चुनाव हो सकते हैं। और लगातार उसके लिए प्रक्रिया जो है वो तीनों ही पार्टियों की तरफ से शुरू कर दी गई है। कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, सभी जो दावेदार हैं वो अपनी तरफ से अपने अपने वार्ड के अंदर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि हर पार्टी अपने आप को दावेदार कहती नजर आ रही है निगम के चुनाव के अंदर। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कांग्रेस की अब वापसी होती नजर आ रही है, कांग्रेस जो है वो लगातार कोशिश भी कर रही थी पिछले कुछ समय से, लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर सत्ता हासिल करने के लिए। और जिस तरीके से कह सकते हैं अनिल भारद्वाज जो है वो जो कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं जनता के जो फैसले होने चाहिए थे, जनता के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं दे पाई, जिसकी वजह से जनता जो परेशान है और जनता जो है वो कांग्रेस से उम्मीद भरी निगाहों से देखती हुई नजर आ रही है। भाई यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है अपने आप को कहीं ना कहीं निगम के लिए तैयार करती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि जिस तरीके से अब 5 मार्च से लेकर 14 मार्च तक के लिए सम्मेलन किए जाएंगे, आयोजन किए जाएंगे और हर वार्ड के अंदर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और यहाँ तक कि जो उनकी परेशानियां हैं निगम से वो दूर करने की कोशिश की जाएगी। और लगातार ये भी समझाने की कोशिश की जाएगी कि आम आदमी पार्टी ने जितने बड़े बड़े वादे किए हैं और जो दावे किए जा रहे हैं निगम के अंदर आने के लिए वो कितने सच है और निगम आम आदमी पार्टी से जनता कितनी संतुष्ट है। वहीं भाजपा की बात करें तो 15 साल से लगभग निगम के अंदर भाजपा की सरकार है और भाजपा जो है वो दोबारा से कोशिश करती हुई नजर आ रही है, मगर भाजपा की भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टियां कमी गिनता हुआ नजर आ रहा है। जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ तक कि जब निगम के चुनाव है और जिसके लेकर सम्मेलन किए जा रहे हैं, आयोजन किए जा रहे हैं और हर वार्ड के अंदर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो उससे साफ जाहिर होता है कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 15 साल से नगर निगम में बीजेपी का दबदबा है, लेकिन समय समय पर इस पे भ्रष्टाचार का भी मामला उजागर होता रहा है। ऐसे में भी पिछले दिनों जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बड़े खुलासे किए थे, तमाम सारी जगह तमाम सारे पार्कों को लेकर के ये बात कही गई थी कि जो पैसा, जो बजट, जो फंड रिलीज हुआ है उसका सदुपयोग नहीं हुआ है। पार्कों के हालात जर्जर हैं, वहां पर किसी तरीके की कोई व्यवस्थाएं नहीं है, ना तो सुरक्षा कर्मी मौजूद रहते हैं। ऐसे में कांग्रेस जरूर बेहद सक्रिय नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की अगर स्थिति का जिक्र करें तो क्या कुछ जमीनी हालात आम आदमी पार्टी के?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर दोनों ही तरफों से आम आदमी पार्टी की बात करें या भाजपा की बात करें, क्योंकि 15 साल से निगम के अंदर भाजपा की सरकार है और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली दिल्ली सरकार के अंदर में है। तो यहाँ पर दिल्ली सरकार जिस तरीके से निगम के अंदर आने की कोशिश कर रही है और लगातार भाजपा के जो भ्रष्टाचार है उनको खोलने की कोशिश की जा रही है। कह सकते हैं मोती नगर विधानसभा की बात करें, जहां पर पार्कों को लेकर गार्ड की सुविधाएं नहीं है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है और लगातार यही स्थिति हर वार्ड के अंदर देखने को मिल रही है। चाहे निगम के जितने भी स्कूल हैं उनको लगभग या तो बंद कर चुके हैं या फिर बंद करने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ तक कि प्राइवेट जो सेक्टर है उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, जमीनों को बेचा जा रहा है। यहाँ तक कि भाजपा के द्वारा कहीं ना कहीं ये भी कोशिश की गई थी कि आम आदमी पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार कर रही है। दिल्ली सरकार ने निगम का कर्मचारियों का पैसा नहीं दिया, जिसकी वजह से निगम कर्मचारी परेशान थे। मगर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जरूर हुए देखने को मिले हैं और लगातार कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनीति भी होती नजर आ रही है। मगर कहीं ना कहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के पास दोनों ही तरफों से कहीं ना कहीं दोनों की ही तरफों से कहीं ना कहीं कैसे वादे मिले हुए हैं। यहाँ तक कि जो दोनों सरकारों ने वादे किए थे वो कहीं ना कहीं विफल होते हुए नजर आए और इसी का फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है और इसी को लेकर अब हर वार्ड के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और दोनों ही सरकारों की जो कमियां हैं उनको जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी जो है वो निगम के अंदर वापसी करती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं कोशिश भी की जा रही है। जी राजीव, हालांकि अगर नगर निगम का जिक्र करें तो हर वार्डों की अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं, लेकिन मूलभूत समस्याएं जो है, अगर ये बोलते हैं कि कॉमन समस्याएं क्या हैं, उस पर चर्चा करेंगे और उसकी आपकी जानकारी लेंगे। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सीधे चलेंगे राजीव तिवारी के पास, हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता लगातार बने हुए हैं। राजीव, हम जिक्र कर रहे थे जिस तरीके से वार्डों की समस्याओं को लेकर के, वो हमने कहा कि अलग अलग वार्डों की अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं, लेकिन कॉमन समस्याओं का अगर जिक्र करें तो क्या मूलभूत समस्याएं हैं दिल्ली में वार्डों के अंदर, और जिस पर भारतीय जनता पार्टी आज भी फेल नजर आ रही है, और विपक्षी जो दल हैं वो इस किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे नगर निगम के? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, लगभग 15 साल से भाजपा की जो सरकार थी वो निगम के अंदर थी और केंद्र के अंदर भी भाजपा की सरकार है, मगर दिल्ली के अंदर जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं हर बार कहीं ना कहीं वादे किए जाते थे और भाजपा के द्वारा यानी कि निगम के अंदर कि वो हर साल कहीं ना कहीं जनता के लिए कार्य करेंगे, जो कर्मचारी हैं उनको पक्का करेंगे। मगर सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये देखने को मिली कि जो कर्मचारी थे उनको सैलरी नहीं मिल रही है और अभी भी जिन लोगों को भाजपा जो पक्का करने की बात करने की कोशिश कर रही है, यानी कि उनको स्थायी करने की बात कर रही है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं अड़चने आती हुई नजर आ रही है। कर्मचारी जो है वो भाजपा से भी नाराज है, दिल्ली सरकार से भी नाराज है, क्योंकि भाजपा बार बार यही कहती हुई नजर आ रही थी कि दिल्ली सरकार उनको फंड नहीं दे रही है, जिसकी वजह से सैलरी नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर थी, मगर कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, भाजपा की बात करें, जनता के जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, जनता के बीच में रहकर उन्हें काम करने चाहिए थे, वो सबसे बड़ी समस्या बना। क्योंकि लोगों के लिए काम करने के नाम पर बहुत बड़े बड़े वादे किए गए, मगर वादे पूरे नहीं हुए। जब भी बारिश होती है तो अंडरपास की बात करें, सड़कों की बात करें, वो पानी से भर जाते हैं, सड़कें जो है वो पानियों में डूब जाती हैं। तो निगम के जो बड़े बड़े वादे हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं विफल होते हुए नजर आए। दिल्ली सरकार की बात करें जिसके अंदर में पीडब्ल्यूडी आता है, पीडब्ल्यूडी की सड़कें जो है वो अभी भी खराब है। तो जनता के लिए कहीं ना कहीं जो वादे किए गए आम आदमी पार्टी की तरफ से वो भी विफल होते हुए नजर आए। कांग्रेस पार्टी जो है वो लगभग हर बार कोशिश करती हुई नजर आ रही थी, वो कहीं ना कहीं अब इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी और जनता से उन्हीं के सवाल पूछे जाएंगे और कहीं ना कहीं जो दोनों ही पार्टियों की जो कह सकते हैं भूमिका है उनको कहीं ना कहीं गिनाने की कोशिश करेगी और यहाँ तक कि जो उनके कार्य नहीं हुए हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं जनता को जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। मगर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि जनता के बीच में आम आदमी पार्टी ने भी काम नहीं करा। भाजपा 15 साल रही है निगम के अंदर, उन्होंने भी बिल्कुल काम नहीं करा, चाहे वो पार्कों की सफाई को लेकर हो, वार्ड की सफाई को लेकर हो, गलियों की सफाई को लेकर हो। भाजपा सिर्फ कागजों के अंदर काम करती हुई नजर आ रही है। जमीनी हकीकत की बात करें तो वहां पर सिर्फ कागजों में ही काम हुआ है, जमीनी हकीकत में कोई भी काम होता हुआ नजर नहीं आया। जी
बिल्कुल जिस तरीके से, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी का जिक्र करें तो लगातार अभी जिस तरीके से संवाद कार्यक्रम चला रही थी और अब बदलाव यात्रा की बात कह रही है आम आदमी पार्टी की, 12 से 13 मार्च के बीच में ये बदलाव यात्रा निकाली जाएगी। इन बदलाव यात्रा को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस भी लगातार ब्लॉक स्तर पर अपने आप को मजबूती करने में लगी हुई है, उसी तरह आम आदमी पार्टी की ये यात्रा जिस तरीके से निकाली जाएगी, इस यात्रा के दौरान क्या मुद्दे होंगे और आम आदमी पार्टी का अगर जिक्र करें तो किस तरीके से सक्रियता बनाई हुई है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपका। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, यानी कि जो कोशिश कर रही है भाजपा के अंदर आने के लिए, वो बार बार कहीं ना कहीं यात्राएं निकाल कर ये कोशिश करने जा रही है कि वो भाजपा जो है वो 15 साल निगम के अंदर रही है और जमीनी हकीकत पे काम नहीं किया गया, भ्रष्टाचार किया गया, चाहे वो पार्कों को लेकर हो, स्कूलों को लेकर हो, स्कूलों की कैसे कर्मचारियों को लेकर हो, सफाई कर्मचारियों को लेकर हो, या फिर कहें गलियों की सफाई जो करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। अंडरपास की बात करें, जो सड़कों में पानियों से डूब जाती हैं, सड़कें डूब जाती हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो जनता के बीच में जा रही है और कहीं ना कहीं भाजपा की जो कमियां है उसको गिनाने की कोशिश कर रही है। और यही जो फायदा जो है वो कांग्रेस पार्टी भी उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे जब सत्ता के अंदर दिल्ली सरकार जो आई थी, और आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम सड़कों को पेरिस बना देंगे, यहाँ तक कि बड़े बड़े देशों से कंपेयर किया गया था। मगर आज भी जमीनी हकीकत पे आम आदमी पार्टी या फिर क्या है दिल्ली सरकार वो विफल होती हुई नजर आई है। वहीं भाजपा की बात करें, भाजपा भी बड़े बड़े दावे कर रही है कि 15 साल तक उन्होंने निगम के अंदर रहकर बहुत बड़े काम किए हैं, मगर जमीनी हकीकत पर तीनों ही पार्टियों की तरफ से ऐसा कोई भी काम जनता के नजर में नहीं है जिससे कहीं ना कहीं जनता संतुष्ट होती हुई नजर आए। मगर अब देखना होगा, निगम के चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, अप्रैल का महीना बिल्कुल नजदीक आ चुका है, क्योंकि अब मार्च चल रहा है, तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग जरूर हो चुकी है। दावेदार जो है वो बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर अपने आप को साबित करने के लगे हुए हैं कि हम इस वार्ड के अंदर अच्छा काम करेंगे, हम इस हमारी पार्टी आएगी तो ये काम किया जाएगा। मगर लगातार जिस तरीके से काम किया जाता है सिर्फ जमीनी हकीकत पे नहीं, जमीनी हकीकत पर सिर्फ जीरो काम होता है और कागजों के अंदर बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। जी राजीव, एक चीज और सामने निकल करके आ रही है दिल्ली नगर निगम चुनावों में, जो कि है बिहार की प्रमुख पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू ने भी ये कहा है कि दिल्ली के 272 की 272 सीटों पर नगर निगम के चुनाव वो पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और वो भी कैंपेनिंग अपना शुरू कर दी है। तो ऐसे में जेडीयू जिस तरीके से पूरी भूमिका बनाती नजर आ रही है, हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करें अगर, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था, हालांकि करारी हार का सामना करना पड़ा था उस दौरान। लेकिन अब अगर नगर निगम में जेडीयू जिस तरीके से अपनी कैंपेनिंग कर रही है, क्या कुछ खासा प्रभाव रहेगा जेडीयू का? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली की सरकार की, यानी कि आम आदमी पार्टी की बात करें, भाजपा की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी की बात करें, और जिस तरीके से अब जेडीयू भी कहीं ना कहीं निगम के अंदर अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, और पिछली बार भी निगम के अंदर जेडीयू ने कोशिश की थी मगर वो जीत नहीं पाई थी, ना ही कोई सीट ले पाए थे, मगर लगातार कोशिश जरूर की गई थी। मगर अब जेडीयू पार्टी यानी कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं टक्कर जो है वो कहीं ना कहीं मुकाबले की होने वाली है और लगातार देखने को भी मिलेगी। मगर तीनों ही पार्टियों से कहीं ना कहीं जनता परेशान है, और जिसका फायदा कहीं ना कहीं जेडीयू पार्टी भी उठाने की कोशिश करेगी, जनता के बीच में वो भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जो कह सकते हैं जेडीयू पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से निगम की तैयारी बिल्कुल जोरों पर है। निगम के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जो है अपने अपने पैर है जमाने में लगे हुए हैं और अपनी पूरी तरीके से तैयारी करने में लगे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए थे दिल्ली से संवाददाता। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना पहला विधानसभा चुनाव गोरखपुर सदर निर्वाचन क्षेत्र से लड़ रहे हैं, जहां आज छठे चरण के चुनाव में 56 अन्य सीटों के साथ मतदान होगा। मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ ने 2017 तक गोरखपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। जब उन्हें राज्य में बीजेपी के शानदार जीत के बाद यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया, तब गोरखपुर सदर सीट भी बीजेपी का गढ़ रही है। 1967 के बाद से बीजेपी को कभी भी इस सीट पर हार नहीं झेलनी पड़ी है।
योगी आदित्यनाथ के सामने समाजवादी पार्टी के सुभावती शुक्ला को मैदान में उतारा गया है। वहीं कांग्रेस नेता चेतना पांडे और बीएसपी ने ख्वाजा शमसुद्दीन को मैदान में उतारा है। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण भी इसी सीट से मैदान में है। चंद्रशेखर एक युवा दलित नेता है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा संवाददाता सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। गोविंद, मतदान जारी है गोरखपुर में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनौती उनको जो दे रही हैं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता, ऐसे में अगर हालातों का जिक्र करें तो गोरखपुर में किस तरीके से, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना मतदान भी कर दिया है और उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत करते नजर आए हैं, स्थिति क्या है गोरखपुर की? बात करें तो 2017 में 8 सीटें जीतकर बीजेपी ने परचम लहरा दिया था। एक सीट बसपा के खाते में गई थी, लेकिन इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में स्थिति पूरी तरीके से बेहतर है। अगले बार लहर मानी जा रही थी, इस बार लड़ाई मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर कर वोटर पूरी तरीके से साइलेंट है, किसको मत कर रहे हैं, किसको मत दे के आ रहे हैं, किसकी सरकार बनेगी, पूरी तरीके से संशय बना हुआ है। क्योंकि इस बार वोटर पूरी तरीके से साइलेंट है, किसी को कुछ भी पता नहीं है किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन ये माना जा रहा है इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कड़ा मुकाबला है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अगर ये कहा जाए कि गोरखपुर में निर्वाचन अधिकारी ने, जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिस तरीके से कहा है कि 70% से ज़्यादा मतदान करने का लक्ष्य रखा गया है, क्या लगता है कि वास्तव में बढ़ चढ़ करके लोग हिस्सा लेंगे गोरखपुर में? क्योंकि अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी ही देखने को मिली है। 58%, 59%, ऐसे ही 52% ऐसे चुनाव में ऐसे जो मतदान का जो आंकड़ा रहा सामने निकल करके आया है। क्या लगता है कि गोरखपुर में निर्वाचन अधिकारी ने जो दावे किए हैं वास्तव में वो सफल होंगे, पूरे होंगे? देखिए, बात करें अभी केवल 8 से कुछ ऊपर समय का हो गया है, लेकिन अभी मतदान प्रतिशत जो है बहुत हल्का है। बहुत कम संख्या में लोग बूथों पे आ रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे 10 बजे के बाद माना जा रहा है कि जो मतदाता है वो भारी संख्या में बूथों पे आ जाएंगे, लेकिन ये तो 6 बजे के बाद ही पता चलेगा कि गोरखपुर का मतदान प्रतिशत कितना रहा। हालांकि जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन अधिकारी का लगातार प्रयास था। चुनाव मतदान के पहले लगातार कैंपेन करके लोगों को जागरूक किया जा रहा था। तमाम तरह के नुक्कड़ सभाएं भी की जा रही थी। लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए तमाम तरह के प्रयास भी किए जा रहे थे। अब ये समय बताएगा 6 बजे के बाद गोरखपुर में जनपद का मतदान प्रतिशत कितना बढ़ सका है। जी मतदान को लेकर के अभी आपने जिस तरीके से बताया कि हालांकि फिलहाल लोगों का निकलने का सिलसिला जो है वो थमा हुआ है, कम निकल रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर के वहां मुद्दों की लड़ाई, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि गोरखपुर में विकास नहीं हुआ है, विपक्षी दल लगातार इस बात का आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इतने लंबे समय तक गोरखपुर का प्रतिनिधित्व किए हैं योगी आदित्यनाथ जी, वहाँ की जनता का, पहले सांसद रहे हैं और इसके बाद अब मुख्यमंत्री के तौर पर भी हैं, जाहिर तौर पर है उनका पहला विधानसभा चुनाव है। तो क्या मुद्दे हैं गोरखपुर के? आम जनता किन मुद्दों को लेकर के मतदान करने निकल रही है? देखिए, गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में विकास तो हुआ है, गोरखपुर का कायाकल्प हुआ है, लेकिन जल जमाव की जो समस्या है, बाढ़ की जो समस्या है, आज भी वो बरकरार है। आज भी बाढ़, जब बरसात का समय होता है तो बाढ़ की स्थिति रहती है। जल जमाव की बात करें तो महानगर के कई ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरीके से डूब जाते हैं, तो जल जमाव की स्थिति अभी भी है। तो कुल मिलाकर के कुछ जो परेशानियां हैं आज भी बरकरार है। जी तो चलिए गोविंद, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल एक वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सीधे चलेंगे गोरखपुर, और जहां पर हमारे साथ लगातार संवाददाता बने हुए हैं गोविंद कुशवाहा। गोविंद, आप जिस तरीके से वहां पर मुझे लग रहा है कि आप बूथ पर मौजूद हैं, वहां पर मतदाता जो मतदान करने आ रहे हैं, अगर उनसे आप कुछ बात कर पाएं, क्योंकि जिस तरीके से मुद्दों की बात आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वहां पर विकास हुआ है, और हालांकि एक धड़ा ये भी कह रहा है कि विकास को लेकर के जो अपेक्षाएं थी लोगों की वो नहीं हो पाया है विकास। ऐसे में जो लोग मतदान करने आ रहे हैं उनकी क्या अपेक्षाएं हैं और किन मुद्दों को लेकर के वो मतदान करने जा रहे हैं? करते हैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या उनका विचार है। तो इस बार जो मतदान हो रहा है, क्या लगता है किन मुद्दों पे ये मतदान किया जा रहा है? देखिए, मतदान की बात करें तो इस बार कोई भी एजेंडा काम नहीं आने वाला है। महंगाई, बेरोजगारी जिस तरह से चरम पर है, और कोरोना काल में जिस तरह से तमाम लोग पैदल अपने अपने कई राज्यों से घर गए थे, तो इसका असर इस बार चुनाव में खासा असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए, अभी हम लोग भी गए थे, कई जगह गए थे, तो साहब लोगों का कहना था कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, कई दफे की, तो निश्चित तौर से बेरोजगारी महंगाई ही इस बार मुद्दा होगा। लेकिन यहाँ पर गोविंद, साफ तौर पर जो बातें ये कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के, ऐसे में लोग कहीं ना कहीं अपने क्षेत्रों के विकास को लेकर के भी मुद्दा बनाते हैं। और आपने भी बताया कि गोरखपुर का विकास हुआ है, कायाकल्प किया गया है, तमाम सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। ऐसे में रोजगार को लेकर के भी बीजेपी सरकार लगातार हालांकि ये दावे करती रही है कि रोजगार देने का काम किया गया है। और लोग भी आपके साथ मौजूद हैं क्या? अगर और लोग भी हों तो उनसे भी जानने की कोशिश करिए कि वो किन मुद्दों को लेकर के मतदान करने आए हैं। जी, और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों पे उन्होंने मतदान किया है। और यहाँ पे सर, किस मुद्दे पे आप मतदान यहाँ करने आए हैं? भैया, हम यहाँ पे जो मतदान करने आए हैं उसके विकास के मुद्दे भी मतदान करने आए हैं, और जो अभी हमारे यहाँ विकास चल रहा है बस सिर्फ इसी को मतदान करने आए। गोरखपुर के विकास के मुद्दे पे आप मतदान करने आए? जी बिल्कुल, विकास, गोरखपुर का विकास हुआ है? हुआ है। सकते हैं गोविंद का कहना कि विकास के मुद्दे पे मतदान करना है, गोरखपुर का विकास हुआ है, ये कहना है लोगों का। बेरोजगारी, महंगाई, ये भी एक मुद्दा हो सकता है इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि 6वें चरण में 10 जनपदों के 56 विधानसभाओं में मतदान हो रहा है। ऐसे में वोटर का क्या मूड है वो समय बताएगा, क्योंकि इस बार मतदाता पूरी तरीके से साइलेंट है। मतदाता का रुझान किधर है ये समय बताइएगा, 10 मार्च के बाद ही पता चल पाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ गोविंद जुड़े हुए थे। लगातार जिस तरीके से उन्होंने जानकारी दी कि गोरखपुर में मतदान जारी है, और लगातार गोरखपुर की जनता ये कह रही है कि दरअसल विकास के मुद्दे को लेकर के वो मतदान कर रहे हैं, रोजगार के मुद्दे को लेकर के वो मतदान कर रहे हैं। लगातार मतदान जारी है। आपको बता दें कि गोरखपुर के निर्वाचन अधिकारी ने साफ तौर पर ये निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है कि इस बार एक रिकॉर्ड कायम करेंगे और 70% से अधिक मतदान कराने का उन्होंने लक्ष्य रखा है। ऐसे में अब देखने वाली ये बात होगी कि आखिर गोरखपुर के निर्वाचन अधिकारी ने जिस तरीके से ये प्रण किया है और ये एक बड़ा निर्णय लेने का काम किया है और एक लक्ष्य रखा है कि 70% से अधिक मतदान होगा, तो क्या जनता वास्तव में निकल करके अपने घरों से बाहर आती है और मतदान करने पोलिंग बूथ पर जाती है? ये बड़ी बात होगी देखने वाली, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत का अगर जिक्र करें तो गिरता नजर आ रहा है। लोगों में उत्साह अब कम होता नजर आ रहा है मतदान के प्रति। लगातार तमाम सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग की तरफ से ये प्रयास किए जाते हैं, प्रचार प्रसार किए जाते हैं, लेकिन इसका कोई असर पड़ता दिखाई नहीं देता है। और यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
अपने विवादित बयान के चलते उलझनों में फंसते चले जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सान्याल ने आत्महत्या नहीं की है, उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उनकी हत्या की गई है। राणे ने यह भी कहा था कि वहां महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री भी मौजूद थे। राणे का दावा था कि उनके पास इसके सबूत हैं और जिसके मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर और राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा ने इस मामले में मालवाड़ी पुलिस को जांच रिपोर्ट देने की मांग की है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार दिशा सान्याल ने आत्महत्या की थी, उनके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था। दिशा सान्याल की मां की शिकायत के बाद पुलिस ने दिशा सान्याल की बदनाम करने के आरोप में मुंबई के मालवाड़ी पुलिस स्टेशन में नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे के खिलाफ आईपीसी की धारा 500, 509 और आईटी एक्ट 67 के तहत मामला दर्ज किया है। इस पर मालवाड़ी पुलिस ने नितेश राणे को गुरुवार 3 मार्च के लिए हाजिर होने के लिए नोटिस भेजा है। सुबह 11 बजे उन्हें अपना बयान दर्ज करने के लिए मालवाड़ी पुलिस स्टेशन बुलाया गया है, जबकि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को भी 4 मार्च को मालवाड़ी पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है बयान दर्ज करने के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मुंबई से संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से नितेश राणे को आज बुलाया गया है बयान दर्ज करने के लिए, बयानबाजियां जिस तरीके से हुई दिशा सान्याल को लेकर के कि उनकी दरअसल उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी, उनकी हत्या की गई थी और उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया था। ऐसे में अब सान्याल के जिस तरीके से परिजनों ने ये मामला दर्ज कराया है, क्या कुछ जानकारी है और आपके पास? सत्य प्रकाश, आवाज मिल पा रही है? चले, शायद आवाज नहीं मिल पा रही है, फिर से कोशिश करेंगे जुड़ने की। तो लगातार जिस तरीके से दरअसल सुशांत सिंह राजपूत का मामला भी तोल पकड़ता नजर आया था और उसके बाद जब दिशा सान्याल पर तमाम सारे आरोप लगे और शक की सुई जब उनकी तरफ घूमने लगी, तो कहीं ना कहीं कुछ दिनों बाद जो घटनाक्रम हुआ, जो मामला सामने आया, वो ये भी निकल करके आया कि दिशा सान्याल ने भी आत्महत्या कर ली है और उसके बाद तमाम सारे कयास लगाए जा रहे थे और जांच भी लगातार जारी थी। एक बार फिर से हमारे साथ सत्य प्रकाश सोनी मुंबई से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, आवाज मिल पा रही है आपको? सत्य प्रकाश, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, सत्य प्रकाश को आवाज नहीं मिल पा रही है, कोशिश करते हैं फिर से जुड़ने की और जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरीके से जो बयानबाजी की गई है नितेश राणे की तरफ से और नारायण राणे की तरफ से, किस तरीके से कहा गया है कि उसमें दरअसल दिशा सान्याल की जो हत्या का मामला सामने आया था वो आत्महत्या नहीं थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी और उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया है। जिसके बाद इस बयान को लेकर के दिशा सान्याल के परिवार वालों ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि बदनाम करने की एक कोशिश की जा रही है और उसी के तहत ये कार्रवाई करने की मांग की गई है। जो मामला दर्ज हुआ है 500 और 509 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है और इसके साथ ही बयान दर्ज कराने के लिए नितेश राणे और नारायण राणे को बुलाया भी गया है। बता दें कि आज नितेश राणे 11 बजे हाजिर होने के लिए कहा गया है और उसके साथ ही नारायण राणे को कल यानी 4 मार्च को बुलाया गया है। तो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान के बाद जिस तरीके से अब मामला बढ़ता चला जा रहा है, तूल पकड़ता चला जा रहा है और ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं नितेश राणे की और नारायण राणे की। लगातार जिस तरीके से बयानबाजियों का दौर जारी था, अब केंद्रीय मंत्री ने भी ये बड़ा बयान दिया था और उन्होंने कहा कि दरअसल दिशा ने आत्महत्या नहीं की थी। और एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, आपको आवाज मिल पा रही है? सत्य प्रकाश, जिस तरीके से नारायण राणे और नितेश राणे का ये बयान आया है, बड़ी बात कही गई है कि दरअसल दिशा ने आत्महत्या नहीं की थी, उनकी हत्या की गई थी। उन पर जिस तरीके से सामूहिक दुष्कर्म उनके साथ किया गया,
परिवार वालों ने कहा कि दरअसल बदनाम करने की एक कोशिश की जा रही है और जिसके बाद उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। आज नीतीश राणे को आज 11 बजे बुलाया गया है और कल जिस तरीके से नारायण राणे को भी बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है, क्या कुछ जानकारी और अपडेट है आपके पास? देखिए योगेश जी, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश राणे को मुंबई की मालवनी पुलिस ने आज जो है तलब किया है। ऐसे में जानकारी यह है कि आज 11 बजे नीतीश राणे को मालवनी पुलिस स्टेशन पहुंचना है, जहां उनका बयान दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा कल सुबह 11 बजे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को हाजिर होना है, जहां उनका बयान दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से नारायण राणे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियन को लेकर बयान दिया था, उसमें सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया था कि दिशा सालियन की मौत नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई थी, लेकिन हत्या के पहले सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। इसके बाद जो है मुंबई के महापौर ने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया और राज्य महिला आयोग से इसकी शिकायत की, जिसमें महिला आयोग ने और महापौर ने मिलकर दिशा सालियन के माता पिता से मिले और उसके बाद ये पूरा मामला जो है एक बार फिर से जांच के दायरे में आया। तो जाहिर तौर पर एक बार फिर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे की मुश्किलें बढ़ने वाली है। योगेश जी, बिल्कुल सत्य प्रकाश, लेकिन जिस तरीके से कहा गया नीतीश राणे की तरफ से दरअसल कि 3-4 लोगों ने उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था दिशा के साथ, और उसमें महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री भी शामिल हैं और उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं। ऐसे में क्या लगता है कि आज जब बयान दर्ज करने जाएंगे तो उनसे सबूत मांगे जा सकते हैं और वो सबूत देने के लिए राजी होंगे? देखिए बिल्कुल, पहले से यह कहा गया था जब दिशा सालियन मौत मामले की जांच सीबीआई और खुद मुंबई पुलिस कर रही थी, इस दौरान जो है जानकारी मिल रही थी कि नीतीश राणे और नारायण राणे ने जबरन जो है ये मामला तुल पकड़ाया था और कहा था कि उनके पास इस पूरे मामले का पुख्ता सबूत है। तो जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस ने जिस तरह से एक नहीं 3-3 बार इस पूरे मामले को खंगाला है, जांच किया है। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आई है जिसमें न दिशा सालियन प्रेग्नेंट है, न उनके साथ कोई दुष्कर्म किया गया है, और जबकि दिशा सालियन की मौत सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या है। तो जाहिर तौर पर इस तरह की जानकारी अगर मुंबई पुलिस रखती है तो आने वाले समय में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश राणे की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसे सबूत नहीं है जो ये तय कर दे या साबित कर दे कि दिशा सालियन के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी। बिल्कुल, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से बीएमसी के चेयरपर्सन जो जाकर के मुलाकात भी की है दिशा के माता पिता से, ऐसे में अगर जिक्र करें तो क्या कुछ दिशा के माता पिता से जो मुलाकात करने के बातें निकल करके आई हैं वो क्या कुछ रही? देखिए योगेश जी, मुंबई महापौर किशोरी पेडनेकर ने दिशा सालियन के पेरेंट्स से मुलाकात की और तमाम जानकारियां दी कि नारायण राणे ने और नीतीश राणे ने जो आरोप लगाया है उस आरोपों के तहत क्या सच्चाई है। तो जाहिर तौर पर उनके माता पिता की तरफ से भी कहा गया है कि मुंबई पुलिस ने अब तक जो जांच रिपोर्ट सौंपी है उससे वह संतुष्ट है और मुंबई पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि किसी भी तरह का कोई भी फाउल प्ले नहीं है, यानी कि दिशा सालियन के साथ किसी भी तरह का अत्याचार, दुर्व्यवहार और उनकी हत्या नहीं की गई है। इसके बाद जिस तरह से राज्य महिला आयोग ने मुंबई पुलिस से कहा था कि एक बार फिर से वो रिपोर्ट जांच करे और उन्हें सौंपे, तो मुंबई पुलिस की दूसरी जो रिपोर्ट गई है उसमें भी बताया गया है कि दिशा सालियन ने सिर्फ आत्महत्या की थी, उसमें हत्या को लेकर और बलात्कार को लेकर किसी भी तरह का कोई फाउल प्ले नहीं है। यानी कि इस पूरे मामले को देखा जाए साफ तौर पर नारायण राणे, नीतीश राणे की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ने वाली है। बिल्कुल, 8 जून 2020 को जिस तरीके से दिशा सालियान जो है एक बिल्डिंग से कूद करके आत्महत्या कर लेते हैं कथित तौर पर, ऐसे में अब जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, ये बड़े खुलासे करने की बात की जा रही है। हालांकि मुंबई पुलिस की तरफ से जो कहा गया है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में जो है उसमें ऐसे कोई प्रूफ नहीं है, कोई ऐसे सबूत नहीं है कि उनके साथ कोई दुष्कर्म हुआ हो और उनकी जो आत्महत्या करने का मामला सामने निकल करके आया था वो कहा गया था कि दरअसल आत्महत्या ही उन्होंने की है। ऐसे में अब जिस तरीके से लगातार ये मांग उठ रही है कि वास्तव में जो बयानबाजी हुई है गलत हुई है, केस दर्ज करने चाहिए, मामला दर्ज करना चाहिए और बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो ऐसे में क्या लगता है कि आज जब नीतीश राणे पहुंचेंगे अपना बयान दर्ज कराने तो उनके साथ क्या कुछ सवालात हो सकते हैं और आगे की कार्रवाई क्या कुछ हो सकती है?
बिल्कुल योगेश जी, देखिए सबसे पहले मुंबई पुलिस यही सवाल करेगी कि आपने जो आरोप लगाया है उस आरोप के आधार पर आपके पास क्या दस्तावेज है, क्या सबूत है। उसके अलावा उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा कि आप उस वक्त कहाँ थे जब आपको यह जानकारी मिली कि दिशा सालियान के साथ इस तरह की चीजें हुई है। हालांकि नितेश राणे ने यह भी कहा था कि उनके पास सारे दस्तावेज, सारे रिकॉर्डिंग, सारी चीजें हैं और उनके पास एक गवाह भी है जो पूरे मामले की जांच में जो सामने आके कहे थे। जाहिर तौर पर अगर यह बातें खुल के सामने आते तो जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस की या तो चल इधर होने वाली है या फिर नितेश राणे की। जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस ने अपनी ऑटोप्सी रिपोर्ट भी लोगों के सामने रखी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने रखी है। ऐसे में जिस तरह से राज्य महिला आयोग ने इस पूरे मामले की जांच करवाई, उसका भी यह खुलासा है कि दिशा सालियान ने सिर्फ आत्महत्या की थी। तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में मुश्किलात जरूर बढ़ सकती है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से ये कहा गया था कि जो दिशा का मामला था उसको मामले को लेकर के तमाम सारे सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बनाए गए, फर्जी अकाउंट्स बनाए गए और उन अकाउंट्स के जरिए कहीं ना कहीं जो ये फर्जी अफवाह बताई जा रही है उसको फैलाने का काम किया गया। और महिला आयोग की अध्यक्षता की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया कि इन अकाउंटों को बंद किया जाए, ट्विटर में जो अकाउंट खोले गए हैं, और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से जो पोस्ट किए गए हैं उनको हटाए जाए, क्योंकि ऐसे में दिशा के माता पिता को खतरा हो सकता है। क्या कुछ कार्रवाई इस पर हुई अब तक? देखिए योगेश जी, दिशा सालियान की मां और राज्य महिला आयोग ने पहले भी कहा था कि जिस तरह से मृतक दिशा सालियान को जबरन जो है बदनाम किया जा रहा है वो बेहद गलत है। दिशा के माता पिता ने कहा था कि जिस तरह से दिशा सालियान को राजनीति के दायरे में रखकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है वो उसे बंद करे, अन्यथा उन्हें खुद आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ेगा। उसको लेकर राज्य महिला आयोग ने भी अपनी आवाज उठाई थी और इस पूरे मामले में तुरंत जो है जो भी ट्वीट किए गए हैं या जो भी सोशल मीडिया पे जानकारियां फैलाई गई है गलत, उसको तुरंत मिटाने की बात कही गई थी। फिलहाल सोशल मीडिया पे तो जानकारियां धीरे धीरे निपटाई जा रही है। हालांकि मुंबई पुलिस और आईटी सेल की लगातार नजर है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अभी हालिया में जो बयान दिया है उसकी वजह से तमाम जो बातें एक बार फिर सुकून के सामने आई है, इसलिए उन्हें वापस से आज जो है मुंबई मालवनी पुलिस के सामने पेश होना होगा और तमाम जानकारियां देनी होगी कि किस आधार पर इस तरह के गंभीर आरोप जो है दिशा सालियान को लेकर लगाया है। बिल्कुल, सत्य प्रकाश से एक बात और सामने निकल करके आई थी, जिस तरीके से कहा गया कि दरअसल सामूहिक दुष्कर्म दिशा के साथ हुआ है। प्रेग्नेंट होने का भी मामला सामने निकल करके आया था कि दिशा सान्याल जो है प्रेग्नेंट थी। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं था। ये बात कहां से निकल करके आई थी? देखिए बिल्कुल, दिशा सालियान की मां ने सीधे तौर पे कहा था कि दिशा सालियान उस वक्त कई प्रोजेक्ट मिले थे लेकिन आखिर में फाइनल नहीं हुए थे। प्रोजेक्ट को लेकर वो काफी टेंशन में थी, विचलन में थी, इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या की है, जबकि और कोई भी किसी तरह की फाउल प्ले और इससे अफवाहें न फैलाए। लेकिन उसके बावजूद भी दिशा सालियान को लेकर तरह तरह की जो है अफवाहें फैलाई गई, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जिस तरह से लगातार कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत का संबंध कहीं न कहीं दिशा सालियान से था और वो जो है उनकी मौत को लेकर सुशांत सिंह राजपूत जो है प्रेशर में थे, टेंशन में थे, इसलिए इस वजह से उनको जो है पूरी जानकारी थी, इस वजह से उनकी हत्या की गई। तो तमाम तरह की बातें जो है उस वक्त सोशल मीडिया के जरिए जो है सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को लेकर की जा रही थी। लेकिन उसी बीच पहले लगातार मुंबई पुलिस और सीबीआई की भी जांच चल रही थी। इस बीच सीबीआई ने भी दिशा सालियान को लेकर कोई फाउल प्ले नहीं व्यक्त किया था, इसलिए सीबीआई ने इस पूरे मामले को जांच ही हाथ में नहीं लिया। अब ऐसे में अगर कोई राजनेता उठकर आकर ये कहता है कि हमें पुख्ता जानकारी, हमारे पास सबूत है, चाहे तो उसको अब सबूत देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसी के आधार पर यह तय किया जाएगा कि आखिरकार जो आरोप लगाए गए थे कितने गंभीर थे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। सत्य प्रकाश हमारे साथ मुंबई से संवाददाता जुड़े हुए थे सीधे, जिन्होंने तमाम सारी जानकारी दी। और दरअसल अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नितेश राणे के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद मालवाड़ी पुलिस पूछताछ के लिए दोनों को समन भेजा है। नारायण राणे को 4 मार्च और नितेश राणे को 3 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दोनों के खिलाफ दिशा के माता पिता ने केस दर्ज करवाया है। कुछ दिन पहले दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नारायण राणे ने अपने आरोपों को दोहराया था कि सालियान के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की गई थी। हालांकि दिशा के माता पिता लगातार इस बात से इनकार कर रहे हैं। दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 और 509 के साथ आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत केस दर्ज किया गया था।
दिशा की मां ने अपने कंप्लेंट में आरोप लगाया कि उनकी बेटी को इन राजनेताओं ने बदनाम किया है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद भाजपा इसे राज्य सरकार का पलटवार बता रही है और उनका कहना है कि राणे पर दबाव बना महाराष्ट्र सरकार मलिक का बदला निकाल रही है। और यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच गया है। मंगलवार को शाम 6 बजे छठे चरण की विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार खत्म हो गया था और इस चरण में आज 10 जिलों की 57 सीटों के लिए मतदान जारी है, जिसमें कुल 676 प्रत्याशी मैदान में हैं। छठे चरण में सीएम योगी आदित्यनाथ सपा में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से मैदान में हैं और इस सीट पर योगी आदित्यनाथ को नए चेहरे चुनौती दे रहे हैं। सपा ने पूर्व बीजेपी उपाध्यक्ष स्वर्गीय उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी शुभावती शुक्ल को मैदान में उतारा है। आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर मैदान में है। पिछली बार इन सीटों में भाजपा ने 46, बसपा ने 5, सपा ने 2 सीटें जीती थी। अपना दल सुभाषपा और कांग्रेस के खाते में एक सीट व 1 सीट निर्दलीय को मिली थी। गोरखपुर में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 2017 में 8 पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। 1 सीट चिल्लोपार बसपा के खाते में गई थी। माना जाता है कि गोरखपुर की सभी सीटों के अलावा आसपास के जिलों में भी योगी का प्रभाव है और इसी सोच के साथ वह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं कि इसका फायदा दूसरी सभी सीटों पर भी भाजपा को मिलेगा। ऐसे में यहां योगी का असर भी कसौटी पर कसा जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र सिंह सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज जिस तरीके से छठे चरण का मतदान हो रहा है, 10 जिलों में मतदान हो रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार चुनावी मैदान में हैं विधानसभा के, और ऐसे में क्या लगता है कि जिस तरीके से शुभावती शुक्ला को मैदान में उतारा गया है उनके सामने, क्योंकि उनके पति बीजेपी के ही नेता रहे हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और लोकसभा का चुनाव भी, उपचुनाव भी लड़ चुके हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी ने जो दांव चला है, क्या वास्तव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कड़ा मुकाबला वो देंगी? छठे चरण का मतदान हो रहा है और 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होना है, तो जाहिर सी बात है कि ये निर्णायक मोड़ है इस समय। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि हमेशा सांसद रहे हैं, वो इस बार विधायक के रूप में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो वही बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने शुभावती जो है उनकी कहीं ना कहीं आज वो समाजवादी पार्टी से उतरी हुई, तो जाहिर सी बात है कि वो चुनौती तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो गढ़ माना जाता है और आसपास के जिलों का गोरखपुर, और एक मठाधीश होने के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि कद्दावर नेताओं में भी, फायर ब्रिगेड नेताओं में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गिनती की जाती है, तो जाहिर सी बात है कि चुनौती कड़ी नहीं नजर आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रभाव अलग ही वहां पर है। और गोरखपुर में जिस तरह से गोरख सीट के मठाधीश है वो, तो जाहिर सी बात है उस रूप में भी उन्होंने जनता वहां स्वीकारती है और साथ ही साथ वो सांसद रहे हैं और गोरखपुर के लिए, निवासियों के लिए वहां पर उन्होंने निर्णायक तौर पर काम भी किया है। तो जाहिर सी बात है कि चुनौती को नहीं कह सकते, लेकिन ये जो कह सकते हैं कि किसी को कम नहीं समझा जा सकता। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने उनकी पत्नी उतरी हुई हैं और जाहिर सी बात है, और आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर रावण, वो भी पहली बार कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रहे हैं, तो इससे वोट बैंक कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। और चंद्रशेखर रावण शायद पिछड़ा वोट बैंक अपनी ओर खींचने की कोशिश करे, तो वही समाजवादी पार्टी भी, हालांकि वहां सांसद समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर से जिताया है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी से प्रभाव जरूर होगा और गोरखपुर में। तो कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हराने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता योगेश की वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का
मुख्यमंत्री रहते, सांसद रहते, थोड़ा सा प्रभाव जरूर कम नजर आएगा। बिल्कुल, लेकिन जितेंद्र, क्योंकि छठे चरण का जो मतदान अब हो रहा है पूर्वांचल में ऐसे हो रहा है, या अगर पूर्वांचल का जिक्र करें तो जिन 10 जिलों में आज मतदान हो रहा है, यहाँ पर खासा तौर पर ओबीसी, ब्राह्मण और दलितों का खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। पूर्वांचल बेल्ट कही जाती है, ब्राह्मणों की बेल्ट मानी जाती है। ऐसे में दलितों का अगर जिक्र करें तो 22 से 25% यहाँ पर मतदाता है, जो दलित मतदाता है, क्योंकि आजाद पार्टी से, समाज आजाद पार्टी से इस बार कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण भी गोरखपुर में उन्होंने ताल ठोकी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने। और उधर अगर जिस तरीके से ये ब्राह्मण बेल्ट को माना जाता है, ओबीसी मतदाताओं को लेकर के भी पार्टियों ने जिस तरीके से अपनी बिसात बिछाई थी, जोड़ तोड़ की राजनीति करती नजर आई हैं, नेताओं ने दल बदले, पाले बदले। ऐसे में क्या लगता है कि वास्तव में समाजवादी पार्टी ने जितनी चालाकी से कहें कि जो बिसात बिछाने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी के सामने, कि भारतीय जनता पार्टी ने जो किला बनाया था उस किले को ध्वस्त करने के लिए, तो क्या वास्तव में कहीं ना कहीं इस पर कड़ा मुकाबला माना जा रहा है इस पूर्वांचल बेल्ट पर? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि पिछली बार की बात किया है योगेश, तो भाजपा की 46 सीटें थी, बसपा की 5, सपा की 2 सीटें थी, अपना दल में 1, कांग्रेस में 1। तो जाहिर सी बात है कि इस बार हर कहा जाता है जाति गणना का, जाति के आधार पर कहीं ना कहीं प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। चंद्रशेखर रावण जो हमेशा दलित के नेता मायावती के बाद अपने आप को कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि दलित वोट बैंक खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और ब्राह्मणों की बात की तो हमेशा ये देखने को मिला है कि ब्राह्मणों की जो राजनीति है वो इस बार कहीं ना कहीं थोड़ी सी डगमगाई, और साफ तौर पे कहा जाए तो इस बार जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं चुनाव इस बार के ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। और वहाँ गढ़ भी कहा जाता है, तो बसपा ने पुरजोर कोशिश करी, सतीश चंद्र मिश्रा को उतारा मैदान में, तो इस सपा ने भी कोशिश करी ब्राह्मणों को अपनी ओर रिझाने की, क्योंकि भगवान परशुराम की उन्होंने मूर्ति लगाई, ब्राह्मणों से अपनी ओर वोट बैंक खींचने की कोशिश। तो भारतीय जनता पार्टी से जो ब्राह्मण नाराज थे उस पर कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टी अपनी अपनी जातियों के आधार पर ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश कर रही है। दलित वोट बैंक चंद्रशेखर रावण सोच रहे कि हमारी ओर खींच के चला जाएगा, ब्राह्मण समाजवादी पार्टी की ओर खींच के चला जाएगा, तो वहाँ वर्चस्व की बात होती है। क्योंकि 2007 में जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने कार्ड खेला था, इस बार वही कार्ड खेल रही बसपा सुप्रीमो मायावती। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उसी के आधार पर, ब्राह्मणों के आधार पर 2007 में उन्होंने सरकार बनाई थी, तो उस पर भी मायावती अपनी कोशिश कर रही है और ब्राह्मणों को खींचने की कोशिश कर रही है। लेकिन वहाँ वर्चस्व की बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हमेशा बचपन से लेकर वहां पर मठाधीश के तौर पर वहां रहे, और कहीं ना कहीं गोरखपीठ के बता रही, तो वहां पर जाति गणना जरूर खेला जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा सामने हम होने के नाते तो ये जरूर माना जाता है कि ब्राह्मण शायद वहां पर नहीं कटेगा, और जो वोट बैंक है, ओबीसी वोट बैंक है, जो भी है, उनको कहीं ना कहीं अपनी ओर खींचने की कोशिश होगी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे होते हुए और शायद वहां पर जाति गणना मुझे लगता है कि नहीं चल पाएगी वहां। लेकिन ये लगता नहीं कहीं आपको जितेंद्र की जिस तरीके से पूर्वांचल बेल्ट में जातीय बिसात पर ये सियासी दल जो हैं वो खेल रहे हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण को लेकर के भी खास तौर पर ये प्रयास किए जाते रहे हैं हमेशा राजनीतिक दलों की तरफ से कि ये मतदाताओं को कैसे अपने पाले में लाया जाए। लेकिन इस बार का जो चुनाव होता है, क्योंकि पूर्वांचल में छोटे छोटे जो दल हैं वो भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, और ऐसे में क्या ये नहीं लगता है कि वास्तव में धार्मिक ध्रुवीकरण पर ये जातीय जो मतदाता है वो हावी नजर आएगा? नहीं है, क्योंकि इस बार जो जाति कहा सकता है कि जातियों को रिझाने की कोशिश करेगी, ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश में भगवान परशुराम की मूर्ति लगी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भगवान श्री राम के मंदिर की बात की। तो इस तरह से सबने अलग अलग अपनी जाति गणना की कोशिश की थी, और कोशिश ये है कि वो अपनी ओर हर स्तर से छोटी छोटी दल, क्योंकि क्षेत्रीय दलों का प्रभाव वहां पर अपने क्षेत्रों में बहुत ज्यादा होता है, और उसी क्षेत्र के आधार पर अखिलेश यादव ने छोटे छोटे दलों को अपने साथ में लिया, उनकी सीटें बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं तो इसको लेकर भी कोशिश की जा रही है। वही भारतीय जनता पार्टी अपना दल और निषाद को लेकर अपने साथ चल रही है। तो जहां अखिलेश यादव ने ट्रम्प कार्ड के रूप में काम किया और कहीं ना कहीं कोशिश करी कि अपनी ओर जाति के आधार पर छोटी छोटी पार्टियों को लेकर सीटें जीती जाए और सरकार बनाने की कोशिश की जाए, तो जाहिर सी बात है सब जाति गणना के आधार पर, लेकिन जरूर सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस बार जनता का मूड कुछ और ही योगेश नजर आ रहा है, और जनता सिर्फ इस बात का कहना चाहती है कि जाति का आधार तो बात आधार है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम बात भी ठीक है, लेकिन इस बार विकास की बात होनी चाहिए। क्योंकि इस बार जो नाराजगी है विधायकों से, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से नाराजगी की उन्होंने विकास नहीं किया, कोरोना संक्रमण के बीच में वो जनता के बीच में नहीं आए, तो वो प्रतिनिधि ऐसा चुनना चाहते हैं कि वो कोई भी किसी भी परिस्थिति में प्रतिनिधि हमारे बीच में आए, विकास करें हमारे क्षेत्रों की,
हमसे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, इन तमाम चीजें जो मुद्दे हैं, रोजगार की बात करें, इन सब मुद्दों पर कहीं ना कहीं बात की जाए। लेकिन मुख्यमंत्री की एक सीट की बात की जाए तो मुख्यमंत्री, हमें लगता है कि मुख्यमंत्री की एक सीट पर किसी प्रकार की जो सदस्य सीट है वो कहीं ना कहीं वहां पर जाति आधार नहीं जाए, क्योंकि वहां वर्चस्व है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व। क्योंकि इस बार विधायक के रूप में का चुनाव लड़ रहे हैं, तो पहली बार विधायक के रूप में, तो ये भी चुनौती जरूर है। अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री हमेशा सांसद जो बन के आते हैं, इस बार विधायक बन पाते हैं या नहीं बन पाते। तो ये लीड कर रहे हैं पार्टी को उत्तर प्रदेश की मुखिया के रूप में। अब कितना वर्चस्व बता पाएंगे, सपा बड़ी चुनौती देगी इनको, या चंद्रशेखर रावत दलित वोट बैंक अपनी ओर खींचेंगी, तो थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा। क्योंकि 4 दिन का जो अभी बचा है, 10 दिन के बाद 10 तारीख को जो रिजल्ट आना है वो तय हो जाएगा कि आखिर उसमें क्या है। बिल्कुल जितेंद्र, लेकिन एक सवाल यहाँ पर और बनता है कि अगर पश्चिम यूपी के बाद मुस्लिम मतदाताओं का जिक्र करें तो पूर्वांचल की तराई बेल्ट पर भी एक इनकी अहम पकड़ है। क्योंकि तराई बेल्ट का अगर जिक्र करें तो जिस तरीके से सिद्धार्थनगर का जिक्र करें, यहाँ पर 29% मुस्लिम मतदाता है, या फिर बलरामपुर का जिक्र करें, यहाँ पर 38% मुस्लिम मतदाता है, कुशीनगर में भी इनकी एक बहुलता देखने को मिल रही है। तो ये वोट बैंक किस तरफ रुझान ले रहा है? देखिए, रुझान की बात की जाए तो इस बार कहा जाए कि दलित और मुस्लिम वोट बैंक जिस तरफ जाएगा उस तरफ सरकार कहीं ना कहीं पलटी मारेगी, और ये किस ओर बुझाएगा ये तो फिलहाल जनता तय करती है, और जनता आज तय करेगी। आज जो मतदान बढ़ रहा है 7 तारीख को जो पड़ेगा 10 तारीख को तय होगा। लेकिन इस बार जिस तरह से चुनाव हुआ वो कहीं ना कहीं जनता किस ओर जाती है, कि जाति के आधार पर जाती है, कि जनता विकास के मुद्दे में जाती है। लेकिन जिस ओर भी दलित वोट बैंक जाएगा, पिछड़ा वोट बैंक जाएगा और जो मुस्लिम वोट बैंक जाएगा, उससे कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि भूमिका वही तय करेंगी कि आखिरकार उस प्रदेश की सीट पर कौन बैठेगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, संवाददाता लखनऊ से। तो जिस तरीके से आज छठे चरण का मतदान होना है और हो रहा है, जारी है, और इसमें तमाम सारे सियासी सुरमाओं की साख दांव पर लगी है। कौन कौन अपनी साख बचा पाता है, ये देखने वाली बात होगी। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।